एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली ऊपर रखा गया। उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा और करंट अकाउंट बढ़ा। टैक्स टू जीडीपी जो थी वो स्टैटिक थी और जो ग्रोथ दिखाई गई वो कर्जे लेके ग्रोथ हुई। इसलिए जो कर्जे 2008 में 6 ट्रिलियन रुपए थे वो 2018 में 30 ट्रिलियन रुपए पे चले गए। जनाब स्पीकर, पीटीआई के पास अब इस वक्त कोई और चारा नहीं था सिवाय कि वो आईएमएफ के पास जाएं। इस मर्तबा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आईएमएफ ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी और फ्रंट लोड कर दी कि हम पैसे ही नहीं देंगे जब तक आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे। उसमें क्या थी? 2-4 कंडीशन जो मैं आपको समझा सकूं। पहले यह है कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है उन्होंने 13.25% कर दिया। दूसरा, एक्सचेंज रेट को वो एक किस्म से 159 पे लेके चले गए, 69 पे, 169। तीसरा, उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स, गैस के टैरिफ्स। ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए की कि वो जो डिमांड है इकॉनमी से निकालना चाहते थे, वो इंपोर्ट्स के ऊपर से प्रेशर खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन इसका एक और जो साइड इफेक्ट हुआ और वो ये हुआ कि जो आपकी ग्रोथ है वो नीचे जाना शुरू हो गई और 2018-19 के बीच में ये ग्रोथ जो है वो तकरीबन 2% के करीब आ गई। लेकिन इमरान खान ने बड़ी दिलेरी से ये फैसले किए जो सख्त फैसले थे। जो भी अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सख्त फैसला होता है। लेकिन खान साहब ने वो फैसले किए और सोने पे सुहागा कि कोविड भी आ गया। कोविड की पहली लहर भी आई, दूसरी लहर भी आई और इस साल के शुरू में तो तीसरी लहर भी आ गई। लेकिन इन सारी मुश्किलात को के बावजूद उन्होंने कुछ बोल्ड फैसले किए। एक, उन्होंने फैसला किया कि हमने हाउसिंग जो है और कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। सर, आपको मालूम होगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप था। इसमें फोरक्लोजर लॉ भी ठीक करना था, इसके बीच में जो हमारे बोरर्स हैं उनके लिए जो मार्कअप रेट्स हैं उनको भी रिड्यूस करना था और मराहत और लेनी थी जो आईएमएफ से ली गई और हाउसिंग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, इंसेंटिव दिए गए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। उसकी वजह से 4 क्रॉप्स में बम्पर प्रोडक्शन हुई। तो इस सारी चीज को जब ये एक किस्म से आप एक पूरा देखें तो इससे आहिस्ता आहिस्ता डिस्पाइट कोविड के दौर में पूरी दुनिया में नेगेटिव ग्रोथ हुई, हमारी भी नेगेटिव ग्रोथ हुई 0.5%। लेकिन इस साल जब 2021 का जब बजट बन रहा था तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हमारी 2.1% ग्रोथ होगी। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, ये जो स्टेप्स लिए गए, खान साहब ने जो इंटरवेंशंस की उसकी और कोविड को जिस तरीके से हैंडल किया गया, ये उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई कि स्मार्ट लॉकडाउन्स हुए, टोटल लॉकडाउन से इनहराफ किया गया ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलती रहे, कारखाने चलते रहें। उसकी वजह से हमारी इस दफा ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% पे पहुंच गई है और ये हमने 2% कहा था, आईएमएफ ने 1.3% कहा था, वर्ल्ड बैंक ने 2% कहा था, तो हमने उससे डबल करके दिखा दी। जनाब स्पीकर, अब के क्योंकि हम स्टेबलाइज कर चुके हैं, ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है, लेकिन अब हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने तरक्की और करनी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे ही इन्हिसार करना है। क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, माशी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, ना नई जॉब्स आएंगी, ना इनकम लेवल्स बढ़ेंगे
और इसकी वजह से हमने कहा कि इस दफा जो हम तरक्की करेंगे वो जामे और पायदार मुआशी तरक्की करेंगे, विच मीन्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इस दफा स्पीकर साहब, हमने पिछले 74 साल की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि गरीब आदमी के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं किया। ट्रिकल डाउन के बाकी ऊपर सारे जो है वो ग्रो करते रहे, उनकी इनकम बढ़ती जाए और एंड पे आके गरीब आदमी के पास जाए, वो गरीब आदमी के पास कभी भी नहीं गया, क्योंकि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ कभी हुई नहीं। तो इस दफा हमने उसका इंतजार नहीं किया। तो ये अब जब ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम ली तो हमने सबसे पहले कहा कि हम गरीब का ख्याल रखेंगे। और गरीब के लिए हमने क्या कहा, हमने 40 से 60 लाख घरानों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई और हमने कहा कि उनके लिए उनको हम घर देंगे, सस्ते घर का बना के देंगे, अफोर्डेबल। जो जराई घराने हैं उनको 3 लाख रुपया फसल के मद में हम पैसे देंगे, बिला सूद कर्जा देंगे, बिला सूद। और 2 लाख उनको इंप्लीमेंट्स के लिए देंगे ताकि वो ट्रैक्टर लीज कर सकें, थ्रेशर लीज कर सकें, लेवलर लीज कर सकें। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है कि आप एक घराने को 1.5 लाख रुपया फसल का दे रहे हैं, 2 फसलों का 3 लाख रुपया दे रहे हैं। दूसरा, जो अर्बन एरियाज हैं उनके इन गरीब घरानों को एक फर्द को 5 लाख का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा कारोबार के लिए। ये जो है अगेन कभी जिंदगी में नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं किया। तो घर का तो मैंने बात कर ली, तो घर, उसके बाद अपना बिजनेस के लिए लोन्स या ज़राई पैदावार के लिए लोन्स। चौथा, सेहत कार्ड दिया जाएगा कंपलसरी तौर पे ताकि उनके लोग जो है सेहत से जो उनको वो नुकसानात पहुंचते हैं वो ना पहुंचे। और 5वीं चीज जनाब स्पीकर, उस घराने में एक शख्स को हम देंगे ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ताकि वो जाके नौकरी कर सके। इस वक्त हमारे ये जो लोअर जो हमारी जो ये पॉपुलेशन है, इधर तक बैंकिंग पहुंचती ही नहीं है। तो हमने एक तरीका कार किया है जिससे होलसेलिंग करवाएं कमर्शियल बैंक से, आगे एनजीओ ये पैसे देंगी। और ये यहां होता रहा है, 20 साल से अखूत कर रही है, 20 साल से एनआरएसपी कर रही है, आरएसपी कर रही हैं। और शोएब सुल्तान वगैरह जो है उन्होंने ये इनिशिएट किया था। ये नहीं है कि ये यहां नहीं हो रहा, ये ख्वाब नहीं है, ये वो नहीं है कि जिस तरह वो लोग कहते हैं मफरूजे हैं, ये यहां हो रहा है। सिर्फ हमने उसको स्केल करना है और हमने डायरेक्ट करना है। अब पहली दफा मैं इमरान खान साहब का एक जो है कि ये मदीने की रियासत होगी, इंसाफ होगा और वेलफेयर होगी, ये पहली दफा उस पर गामजन है। तो ग्रोथ की पहली जो मंजिल है वो हमने कहा कि इधर से शुरू होगी। अभी जनाब स्पीकर, कि अगर ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमने जाना है तो हमें आमदनी के जराए भी बढ़ाने पड़ेंगे, रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने इस दफा 4000 अरब से हम ऊपर चले गए हैं। इस साल के एंड पर हमारे तकरीबन 4700 अरब जो है वो पूरा होगा, हमारा ख्याल है उससे भी ज्यादा होगा। और अगले साल के लिए हमने 5800 अरब रुपए का हदफ रखा है। लेकिन इससे ज्यादा जो हमने किया वो है कि टैक्स का जो निजाम है उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं। हमें पता है कि लोग कहते हैं एफबीआर में हरासमेंट बहुत है, लोगों को हरास करते हैं। तो हमने टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ला के फेस टू फेस कांटेक्ट खत्म कर दिया। अब यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद अगर उसमें कोई कोताही हुई तो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। और थर्ड पार्टी ऑडिट भी 4 से 5% का होगा। अगर 100 फाइलें गई हैं उनके पास ऑडिट के लिए तो 5 फाइलों का उसका ऑडिट होगा। तो इसका मतलब यहां भी हमने एक किस्म से डिस्क्रेशन एफबीआर की खत्म कर दी। और जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम फिर ये है कि हम लोग ऑब्वियसली थर्ड पार्टी वाले कहेंगे कि ये लोग जो बिल्कुल
ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं और ये विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, तो उसके ऊपर हमने एक सेक्शन 203 है वो हमने उसको निकाल दिया है। हमने उसको रिवर्ट किया है कि उस वक्त ये सारों की तरफ से ये था कि इसको आपने रिफॉर्म करना है। सिर्फ एक कमेटी 3 लोगों की होगी, जब वो टैक्स ऑडिट फर्म्स हमें कहेंगी कि ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं और ज्यादातर वो होंगे जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, तो उसके ऊपर हम उनको अरेस्ट भी कर सकेंगे आफ्टर ड्यू प्रोसेस। ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल आप उठा लेंगे। मेरे ख्याल में ये गलत फहमी थी जो हमने उसमें से निकाल दी है। जनाब स्पीकर, अब पिछले मैंने जो कहा था कि जो बजट पेश किया था उसमें मैंने ये भी कहा था कि विद होल्डिंग टैक्स हमारा तरीकाकार बन गया है, हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये एक रिग्रेसिव तरीका है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। इस बजट में भी हम 12 विद होल्डिंग टैक्स विड्रॉ कर रहे हैं। अब आपके ऐवान ने बड़े तजावीज़ दिए हैं, सेनेट ने तजावीज़ दिए हैं, बिजनेस कम्युनिटी ने तजावीज़ दिए हैं, तो उनकी कुछ अहम मैं जो हम लोगों ने वो किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, वो ये हैं। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्सेस रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है, तो ये दोनों उधर तक होगी। यहां बड़ी बात हुई कि मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगा है, हमने वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पे टैक्स हमने वापस ले लिया। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। रीट सर्टिफिकेट्स के ऊपर टैक्स को बढ़ा के हमने 25% कर दिया था, और ये रीट बहुत प्रोग्रेसिव तरीका है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की है, ये अभी एक ही बनी है डॉल्मन, बाकी अब बहुत बन रही हैं, और ये बड़ा अच्छा एक तरीका है कि कैपिटल मार्केट्स को बढ़ाया जाए। तो इसको 25% जो था उसको हमने कम करके उन्हीं की रिकमेंडेशन पे 15% कर दिया। अब एक और आया था कि ये हमारे जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स के हैं, उधर हम लोगों ने टैक्स लगा दिए थे, तो वो हमने रजिस्टर्ड के ऊपर तो बिल्कुल जीरो कर दिया है, और जो अनरजिस्टर्ड के साथ वो करेंगे उसमें सिर्फ 2% कर दिया, तो जिसमें वो काफी खुश हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत इनकम टैक्स की शरह जो हमने 35% कर दी थी उसके जो इनकम टैक्स पे, वो हमने उसको 20% कर दिया। ये वो है जो 10 टाइम्स जब आप वो करते हैं उसके ऊपर जो इनकम होती है उसके ऊपर था ये, तो हमने उसको 20% कर दिया। ऑयल रिफाइनरीज को हासिल इनकम टैक्स की छूट मौजूदा रिफाइनरीज की अपग्रेड, बीएमआर और एक्सटेंशन के लिए मुयस्सर होगी ताकि वो यूरो 5 का मयार हासिल कर सकें। तो ये इसके ऊपर हमने काफी इनको अमरात दी हैं। मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट और एसएमएस पे जो टैक्स ऑर्डिनेंस में आया था, ओरिजिनल फाइनेंस बिल में आया था, उसमें तब्दीली कर दी गई है। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, एसएमएस पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे, और बस इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। नाबीना अफराद के इस्तेमाल के लिए खसूसी मोबाइल फोन पर कोई टैक्स नहीं होगा। दूध पे लागू टैक्स खत्म कर दिया गया। सोने और चांदी पे आयत 17% टैक्स को कम करके 1 और 3% किया जा रहा है, जबकि वैल्यू एडिशन जब उसका जेवर बनेगा तो उसमें जो वैल्यू एडिशन होगी वो गरीबों की नहीं होती, वो अमीर लोग करते हैं, उस पर 17% टैक्स रहेगा। पोल्ट्री और कैटल फीड की अज्जा पे टैक्स जो 17% था उसको वापस हम लेके 10% पे ला रहे हैं, ताकि ये उनका बहुत बड़ा एक डिमांड थी। दरामदशुदा अंडे और हैचिंग के लिए अंडे पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। टेक्सटाइल एशिया पर पीओएस जो रिटेलर्स थे उन पे 12% टैक्स लगता था, उन्होंने कहा इसको कम किया जाए, बिकॉज आपको ये सारा का सारा पैसे मिल जाते हैं, तो हमने उसको 12% से 10% कर दिया। आटे और उसकी अशिया से मुतल्लिक टैक्स के नफाज से मुतल्लिक अवाम पैदा हुआ था।
हमने प्रेस रिलीज में इसके के जरिए इसको दूर किया है, लेकिन दोबारा वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहता हूं कि आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जनाब स्पीकर, आई थिंक इस हुकूमत ने ये जो चीजें मैंने बताई, ये इनकम उसके बीच में आ गई रेवेन्यू की साइड पे। अब जो हम तरक्की करने जा रहे हैं उसके बीच में पीएसडीपी का एक बड़ा हाथ है। इस हुकूमत ने पीएसडीपी के मद में 40% इंक्रीज दिखाई है। हम 630 से हम 900 अरब पे हम जा रहे हैं। इसमें एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एसडीजीज के ऊपर, जिसका मतलब है सेहत और आला तालीम, बलोचिस्तान की तरक्की पे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, सिंध में मेरी बहन ने यहां कहा था सिंध पे कोई चीज नहीं हो रही, सिंध की 14 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट पे पैसे खर्च होंगे। और जमशुदा पख्तूनख्वा के अजला के लिए रखी गई हैं, काफी रकम रखी गई है। इन इकदामात से माशी तरक्की जो है वो होगी और गुर्बत में कमी होगी। इसी से ताल्लुक रखता है फिस्कल डिसिप्लिन। हमने मिस्टर स्पीकर इस साल 7.1% हमारा फिस्कल डेफिसिट है, अगले साल ये 6.3 पे जा रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइमरी डेफिसिट 2018 में 3.8% था, वो इस जो गुजर गया था उसको हमने 1.1 पे लेके आए हैं और अगले साल ये 0.6% होगा। 3.2% की कमी है इसमें। अब जब स्पीकर साहब आगे चलते हैं, जब हमने ग्रोथ दिखानी है, मैंने आपको बताया कि गरीबों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉटम्स अप जो अप्रोच हमारी है। उसके बाद रेवेन्यू हमने कहा कैसे कलेक्ट करने हैं, और वो 1 ट्रिलियन और खर्च कलेक्ट होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो बाकी फिर क्या होगा, फिर हमने कहां पैसे खर्च करने। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे पैसे खर्च करेंगे। 63% हमारी आबादी जो है वो देहातों में रहती है और उसके ऊपर पिछले 10-15 साल से 15-20 साल से हमने उस पर तवज्जो नहीं दी और हम अब नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। मिस्टर स्पीकर, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम पाम ऑयल तो पहले भी करते थे और अब उससे भी ज्यादा करते हैं। तो हमें अगर ये फूड सफिशिएंट मुल्क बनना है और अपने 63% लोगों की इनकम बढ़ानी है, तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। मिस्टर स्पीकर, हमने सूबों के साथ मिलके इसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, जो कि हम बीज पे, ज़राई कर्जों पे, खादों में, मशीनी काश्तकारी पे, ज़राअत पर मबनी सनतों पे, कोल्ड चेन्स बनाएंगे, जो हमारे कमोडिटीज वेयर हाउसिंग बनाई दे, स्टोरेजेस बनाएंगे। और मिडल मैन को खत्म करने के लिए एक यूनिक आइडिया हम लेके आ रहे हैं और वो है एग्री मॉल्स। हम एग्री मॉल्स पूरे मुल्क में जाल फैलाएंगे, जिसके बीच में फार्मर अपनी चीजें भी ला सकता है, वहां कोल्ड स्टोरेजेस भी होंगे, कमोडिटी वेयर हाउसिंग भी होगी, लेकिन वहां यह भी होगा कि जो है होलसेलर भी आ सकते हैं, ताकि वो जो दरमियान का जो प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त मिडल मैन ले रहा है उसको हम खत्म करेंगे। इस वक्त आपको मिस्टर स्पीकर पता है कि 400 से 500% मुनाफा जा रहा है मिडल मैन के पास। तो हम इसको इनकी लेकिन इस वक्त जो मैंने बजट पेश किया था, उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 25 अरब रुपया एडिशनैलिटी दे दी गई है एग्रीकल्चर को। अब दूसरी बड़ी चीज कौन सी हमारी जो जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो है इंडस्ट्री। तो जनाब स्पीकर, हमने पिछली दफा भी सनत को फरोग देने के लिए उनके रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज कम की थी। इस साल मिस्टर स्पीकर हम 45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं इंडस्ट्री को, 45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं। और आपको पता है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये जब इसका पहिया चलता है
तो नौकरियां मिलती हैं, इनकम बढ़ती है। लेकिन इस दफा एक चीज और हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि जब आप लोकल इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट भी कम हो जाएंगी, बिकॉज बाहर से इंडस्ट्री जो जो लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं होती तो वो सस्ती होती हैं, तो हम इसको कंपेटिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आई, एक चीज सब इग्नोर करते रहते थे और वो है एसएमई सेक्टर। एसएमई को हमने इस दफा बढ़ावा दिया है। हमारा एसएमई का जो पैकेज है उसके बीच में फिक्स टैक्स स्कीम है, आसान टैक्स रिटर्न्स हैं और इनकी एक्सपोर्ट पर रियायती टैक्स लागू हो गया है। तो हम एसएमई को इस दफा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका इसका हम एक मराद दे रहे हैं वो ये है कि एसएमई का कोई लोन ही नहीं देता था। बैंक्स जो हैं सिर्फ 1,80,000 एसएमईज को लोन देते हैं, बड़े सारे बैंक्स मिला के। हमने इस दफा कहा है कि नहीं, ऐसे क्यों? क्योंकि ना उनका क्लैटर होता है, उनके पास कोई ऐसी वो और चीज होती नहीं है और बैंक इस चीज पे बड़ा सख्ती करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक पैकेज दिया है जो कि 100 अरब रुपए जो है इनको लोन्स दिए जाएंगे, जो कि क्लीन लोन्स होंगे, कोई कलेक्टर नहीं होगा और सस्ते होंगे, 9% पे होंगे। तो ये एक सी चेंज है। ये आप समझेंगे 1,80,000 है जो हम लोगों ने 1,80,000 लोन्स हैं, ये ऑलमोस्ट 50-60% एक साल में बढ़ेंगे। 2 सालों के बीच में हम इसको कम से कम 500,000 पे लेके चले जाएंगे। अब सनती इस्तेमाल की बिजली के ऊपर भी स्पेशल टैरिफ दिए गए हैं। ऑटो सेक्टर के लिए नई पॉलिसी वाज़ेह की जा रही है। हम मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराएंगे। मिस्टर स्पीकर, एक और इसी के बीच मध्य में, इंडस्ट्री के मध्य में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो है एक्सपोर्ट सेक्टर। आपको मालूम है हमारा प्रॉब्लम जब होता है, जब इकॉनमी ओवरहीट होती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ता नहीं है उतना, तो हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं। तो हमने कहा एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो आप देखें हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। पहले तो यह है कि हम जो एक्सपोर्ट ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन में हम ज्यादा इंसेंटिव देंगे, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें लेदर है, स्पोर्ट्स गुड है, उनकी वैल्यू एडिशन होती जाएगी, हम पैसे देते जाएंगे। टेक्सटाइल के बीच में हमने जो मराद दी थी पिछले साल, इस साल भी दी हैं, वो अगले साल भी हम जारी रख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस वगैरह है, और वो इसमें बहुत खुश है। और एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम नई लाइंस लेके आ रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं ये जो आपके ऑटो यूरो स्पेयर पार्ट्स हैं इनको भी एक्सपोर्ट करें, 2 व्हीलर्स को भी एक्सपोर्ट करें, फार्मास्यूटिकल्स को भी एक्सपोर्ट करें। तो और चीजें जो हम ले आ रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट का बेस बढ़े। फिर बड़ी बात है एक, और वो इस एक्सपोर्ट्स में वो है आईटी। तो आईटी के लोगों का इस वक्त ग्रो करिए 50% पर ईयर पे। तो हमने उनको कहा कि आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप इससे भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। उनके सारे हमने मुतालबात माने, उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे दी, उनको और इंसेंटिव दिए। हमारे ख्याल में आईटी जो है अगले 2-3 साल में 6 से 8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेगी। जनाब स्पीकर, फिर हमने स्पेशल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं और टेक्नोलॉजी जोन्स वो बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हम कर रहे हैं वो है सीपेक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई ने यहां बात की सीपेक के ऊपर हमने क्या कर रहे हैं। इस वक्त हम चाइना के साथ के पास बैठ के उनके जो मसाइल हैं वो मेरे ख्याल में वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमने हल कर दिए हैं। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं वो 85 मिलियन जॉब्स वो जो है वो सनसेट इंडस्ट्री के वियतनाम में लेके जा रहे हैं, कंबोडिया के बीच में लेके जा रहे हैं, लाओस वगैरह के म्यांमार लेके जा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप हमारे पास लेके आए, और वो इस चीज पे तैयार हो गए हैं। और उन्होंने कहा जी आप आए, हम जो भी ऐसी इंडस्ट्री है जो आप चाहते हैं कि आप वहां रिलोकेट करें, हम उनको लेके आएंगे। लेकिन मिस्टर स्पीकर, हम चाहेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आए, क्योंकि हमने ये पैसे जो हमारे लगे हुए हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको हमने वापस डॉलरों में देना है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स होंगी तो हम डॉलर दे सकेंगे। तो एक्सपोर्ट्स का एक बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ये भी जरिया होगा कि हम वहां से सिर्फ चाइना से नहीं, हम बाकी मुल्कों से भी हम इन्वेस्टर लेके आएंगे इन ये हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। एक और जो
हमारा एक प्रोग्राम है डीएलटीएल, और वो एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है। वो पिछले साल 10 अरब रुपए हमने दिए। इस साल हमने मिस्टर स्पीकर डबल कर दिया, उसको 20 अरब रुपया कर दिया। और ज़राअत पे मबनी सनत की तरक्की के लिए भी हम इक़दाम कर रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, अब तीसरा वो कैसा जो है, जो जिसके ऊपर हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ला सकते हैं, अब वो है हाउसिंग सेक्टर। आपको मालूम है कि हाउसिंग जो सेक्टर है हमारा, मॉर्गेज जो है, हाउसिंग मॉर्गेजेस 1% से भी, असल में आधे फीसद से भी कम है जीडीपी का। और मैं पहले भी कह चुका हूं, वो इंडिया 10% है, थाईलैंड 24 है, मलेशिया 36 है, अमेरिका 80%। उनकी जीडीपी का 80% जो है मॉर्गेज इतना बड़ा है, हम तो आधा % हैं। और क्यों नहीं हो रहा था ये? इसलिए नहीं हो रहा था कि फोरक्लोजर लॉ ही नहीं बनता था, और सारी हुकूमत ने ट्राई किया। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी टेनेसिटी जो है वो वेल नोन है, मुझे याद है सिडनी का वो टेस्ट जो हम जीते थे, इसने हर इनिंग्स में 6-6 विकेटें ली थी, और इसके जो आस्तीनें फट गई थी, 40-40 ओवर इसने एक दिन में कराया था। टेनेसिटी इसके ऊपर खत्म है। इसने कहा नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम गए, कोर्ट्स में गए, वो हम जीते, और फोरक्लोजर लॉ को लगाया। उसकी वजह से अब हर शहरी जो है वो जाके बैंकों से हाउसिंग लोन ले सकता है। मिस्टर स्पीकर, ये जो होता है, ये सेक्टर है, ये 40 इंडस्ट्रीज को खड़ा कर देता है, और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी काफी लगती है, मजदूर वगैरह सारा कुछ। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया उससे ग्रोथ हुई, और इस दफा आपने देखा कि हमारी जो ये 4% ग्रोथ है उसमें इसका बड़ा हिस्सा है। इसके बीच में नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है, वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से 30 अरब रुपए रखे गए हैं, ताकि छोटे घरों के लिए इक्विटी 3 लाख रुपया घर की इक्विटी दी जाए। जनाब स्पीकर, एहसास, ये प्राइम मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, गरीब आदमी का ख्याल रखना। इसमें आपने देखा कि हमने पहले कुछ पैसे रखे, कैश हैंडआउट्स वगैरह हम देते थे, लेकिन जब कोविड हुआ तो ना सिर्फ कि एक बड़ा पैकेज 1.25 ट्रिलियन रुपए का पैकेज आया, एहसास के बीच में 15 मिलियन घर, 32 में से 15 मिलियन घरों को जाके 12,000 रुपया दिया गया, और ये शफाफ तरीके से दिया गया। ये वर्ल्ड बैंक के चौथा बड़ा प्रोग्राम था पूरी दुनिया में, और बहुत ही शफाफ तरीके से दे गया, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। अब पिछले साल, इस साल जो हम गुजर गया, उसमें 12 मिलियन घरों को वो दिया गया पैसे, और अगले साल मिस्टर स्पीकर इस एहसास प्रोग्राम में 260 अरब रुपए रखे गए हैं। 260 अरब रखे गए हैं कि गरीबों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके घर में जो एजुकेशन है ऑफ देयर चिल्ड्रन वगैरह, ये सारे प्रोग्राम हैं जो एहसास प्रोग्राम में चल रहे हैं। वैक्सीनेशन $1.1 अरब इस पे हमने मुख्तस किया है, और इसके तहत जून 2022 में 10 करोड़ लोग जो हैं। Honorable Deputy Chairman Senate Mirza Muhammad Afridi, along with Honorable Senators, is present in visitor gallery. We welcome them. Please. So 10 करोड़ अफराद को वैक्सीनेट करने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। ई वोटिंग, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि मुस्तकबिल में आज़ाद वोटिंग के लिए इसका इजरा होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर स्पीकर, हमने इस दफ़ा इस बजट में 5 अरब रुपया इसके लिए रखा है। पावर सेक्टर, आपको मालूम है पावर सेक्टर में हमारे मेजर इश्यूज हैं, और वो इश्यूज इसलिए हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कि हमने जो कैपेसिटी बढ़ा दी है, ओवर बिल्ड कर दी है, और इस कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में जो हमें 900 अरब रुपए की एडिशनल पैसे देने पड़ रहे हैं, जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। क्योंकि उसके 2 तरीके, एक तरीका यह है कि हम सर्कुलर डेट ले जाएं और अपनी बजट में से निकाल के पैसे दे दें,
या सर्कुलर डेट करें या अपने बजट में से निकाल के दे दें। और तीसरा जो है कि लोगों पर टैरिफ इंक्रीज कर दें। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ। और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी। तो इसलिए इसको करने के लिए हम बड़े आउट ऑफ द बॉक्स तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर मेरा सवाल किया गया था कि ये सर्कुलर डेट कैसे होगा, ये अगले साल में हमारा ये सर्कुलर डेट जहां है उससे कम होगा। हम जो ले रहे हैं वो इससे कम होना शुरू हो जाएगा और ये फ्लोज जो हैं ये नेगेटिव फ्लोज होना शुरू हो जाएंगी। कैसे होंगी? क्योंकि हमने इनकी लॉसेस को ये इनकी मैनेजमेंट चेंज कर दी है। हम इनको कॉन्ट्रैक्ट भी देने की कोशिश करेंगे, तो लॉसेस कम होंगे, रिकवरीज ऑफ जो बिल्स है वो ज्यादा होगी। तो इससे हमें ये पावर सेक्टर को हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है जनाब स्पीकर। हमने ये भी कहा है कि जो हमारे कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए हम टारगेटेड सब्सिडी करेंगे, क्योंकि हमने हाईवे बना दिया है। हमें अभी मालूम होगा कि हमने निचला तबके वाले कौन है, वो हमने टारगेटेड इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी देंगे, हम आटे की सब्सिडी भी देंगे और घी की सब्सिडी भी देंगे और उसके बीच में हम शुगर की भी सब्सिडी भी देंगे, लेकिन इट विल बी टारगेटेड। वाटर प्रोजेक्ट्स जनाब स्पीकर, कई डेकेड से ये चीज सामने आई है कि डैम्स के बीच में के लिए कोई पैसे नहीं देता। इसलिए पैसे नहीं देते वो रखते कि ये जो है 7, 8, 10 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि हमारे दौर में तो इन्होंने पूरा नहीं होना, तो हम इस पे पैसे क्यों खर्च करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजनरी है, वो ये नहीं समझता कि मुझे आज क्या फायदा होगा, वो देखता है कि फ्यूचर जनरेशन का क्या फायदा होगा। और हमें इस वक्त पानी की किल्लत है, तो उन्होंने डैम प्रोजेक्ट्स में पैसे डाले हैं इसलिए कि आइंदा जनरेशन जो है वो कम से कम मुस्तफीज हो। हमारे पास वाटर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से बैंक डैम्स शुरू हुए हैं और उसमें पैसा दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, हमने मुआशरे के तमाम जो हमारे जो टीयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया है, ताकि वो उम्मीद जो गरीबों के पास तो थी नहीं। पहली दफा 40 लाख से 60 लाख लोग जो हैं उनके लिए एक पूरा पैकेज दिया जा रहा है। जिस तरह रियासत मदीना में था वेलफेयर स्टेट के तौर पे कि गरीब का पहले ख्याल रखा जा रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी यही कर रहा है। हमने भी इस बजट में उम्मीद दी है, लेकिन हमने ऊपर भी उम्मीद दी है। हमने कहा कि बाकी इकॉनमी भी ग्रो करेगी और जो हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी प्रॉस्पर करेगा और हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर वो सारा प्रॉस्पर करेगा। तो ये उसके इमरान खान के मदीना की रियासत पर यकीन रखते हैं, जिसका मतलब एक ऐसी फलाही रियासत की तश्कील करना है जिसमें हर एक के साथ इंसाफ हो और गरीबों का ख्याल रखा जाए। हमने इस बजट के जरिए ऐसे इकदाम जो हैं उठाए हैं जिससे इस विजन को अमली शक्ल मिल सके और हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। ए अर्ज़ वतन, हम तुझे तामीर करेंगे, हम तेरा मुकद्दर तेरी तकदीर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ईवान की कार्रवाई नमाज जुम्मा के लिए 2:30 तक मुलतवी की जाती है।